वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। आज हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी का यूनिट 2 फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रीनल सिस्टम्स। इसमें दो सब टॉपिक आता है। फर्स्ट वन इज डाययूरेटिक्स एंड सेकंड वन इज एंटी डाययूरेटिक्स। सो फर्स्ट हम डाययूरेटिक्स क्लियर करेंगे। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रीनल सिस्टम का मतलब है कि ड्रग्स रीनल सिस्टम में कैसे एक्ट करता है, किडनी के कौन कौन से साइड पर ड्रग कैसे काम करेगा, किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन के डिफरेंट साइड पर डिफरेंट डाययूरेटिक्स ड्रग काम करेगा। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक्स में कंफ्यूज होता है। तो फर्स्ट हम डाययूरेटिक्स देखेंगे। डाययूरेटिक्स यूरिन आउटपुट जब डिक्रीज हो जाता है तो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए डाययूरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्यूट रीनल फेलियर के केसेस में यूरिन आउटपुट जो है कम होता है, तो डाययूरेटिक्स ड्रग यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। और एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग्स कब दिया जाता है, जब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। जैसे कि डायबिटिक इंसिपिडस के केसेस में क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। डायबिटिक केसेस में बार बार यूरिनेशन होता है, तो उस केसेस में वाटर को ट्यूबवेल में रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। तो डाययूरेटिक्स फर्स्ट हम देखेंगे। डाययूरेटिक्स दिस आर ड्रग्स डेट इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय द किडनीज। ये ड्रग्स यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है किडनी में। इट हेल्प्स द बॉडी रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर। जब यूरिन आउटपुट डिक्रीज होता है पेशेंट में, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर भी बॉडी में रह जाता है, और ये एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर को भी डाययूरेटिक्स ड्रग्स रिमूव कर देते हैं, एक्सरेट करा देते हैं। तो यहाँ पर हम 6 क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस 6 क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स याद रखो, CoLTPA। C से कार्बोनिक एनाहाइड्रेस इनहिबिटर, O से ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, L से लूप डाययूरेटिक्स जिसको हाइसिलिंग भी कहा जाता है। लूप डाययूरेटिक्स में एक ड्रग्स आता है फ्यूरोसमाइड, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थायजाइड डाययूरेटिक्स, T से थायजाइड डाययूरेटिक्स, एंड P से पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स, एंड S से ADH एंटागोनिस्ट, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, लूप डाययूरेटिक्स एंड थायजाइड डाययूरेटिक्स जो है हाइपरटेंशन के केसेस में भी यूज़ किया जाता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है कार्बोनिक एनाहाइड्रेस इनहिबिटर। ये इनहिबिटर पीसीटी में एक्ट करता है। नेफ्रॉन के जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये देखो, ये किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के डायग्राम में, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होकर यूरिन बनता है। तो ये पीसीटी साइट है। ये कार्बोनिक एनाहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग पीसीटी में एक्ट करता है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो ड्रग्स आता है, मोस्ट कॉमनली ड्रग्स है एसिटाजोलामाइड, तो बाद में है मिथाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड ग्लोकोमा आई डिजीज से इसमें एज ए आई ड्रॉप्स यूज़ किया जाता है। तो इन द पीसीटी, तो अभी ये ड्रग्स कैसे काम करता है पीसीटी में, ये हम देखेंगे। In the PCT, enzyme carbonic anhydrase helps in reabsorption of sodium and bicarbonate। तो पीसीटी में मेनली एक एंजाइम होते हैं, कार्बोनिक एनाहाइड्रेस एंजाइम। ये एंजाइम फिल्ट्रेटेड, ये देखो यहाँ पर ब्लड आता है, ब्लड आके यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस पार्ट पे फिल्ट्रेशन होके यूरिन बनता है, और यूरिन में बाइकार्बोनेट एंड सोडियम होता है। तो ये एंजाइम फिल्ट्रेटेड बाइकार्बोनेट एंड सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये CO3 के फॉर्म में एंजाइम रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए पीसीटी में जो सेल होता है, ये सेल H पॉजिटिव सिक्रेट करता है, और HCO3 H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, H2CO3 फॉर्मेशन होगा, और ये एंजाइम इजीली एब्जॉर्ब करेगा H2CO3 को। एंजाइम क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करने के काम करता है। तो ये रीअब्जॉर्ब करने के बाद H2CO3 को ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड
पीसीटी के सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक चला जाता है। मान लो ये पीसीटी का एक पार्ट है, इसमें सेल होगा, तो इस सेल के अंदर ऑटोमेटिकली एंजाइम रिअब्जॉर्ब करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली ये सेल के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर वाटर भी होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और H2CO3 फॉर्मेशन करेगा, और H2CO3 फिर से ब्रेक डाउन होगा H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट, और ये H पॉजिटिव जो है ब्लड में चला जाता है। H पॉजिटिव जो है ट्यूबवेल में रह जाता है, लेकिन बाइकार्बोनेट जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू में चला जाता है, यानी कि बॉडी में रह जाता है बाइकार्बोनेट। तो फर्स्ट बाइकार्बोनेट जो है फॉर्मेशन होता है लुमेन स्पेस में। लुमेन किसको कहा जाता है? रिनल ट्यूबवेल के अंदर जो होलो स्पेस होता है, इसको लुमेन कहा जाता है। लुमेन में फर्स्ट HCO3 पीसीटी जो H पॉजिटिव सिक्रेट करता है, इसके साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बनाता है ट्यूबवेल के अंदर। और सेकेंड टाइम कब बाइकार्बोनेट बनाता है? सेल के अंदर, पीसीटी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O के साथ रिएक्शन होकर बाइकार्बोनेट बनता है। तो नॉर्मली पीसीटी में जो एंजाइम होता है, एंजाइम ये काम करता है H2CO3 को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फॉर्मेशन करता है, और ये बाइकार्बोनेट जो है ब्लड में री एंटर हो जाता है। यानी कि जो अभी हमने देखा, जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट इंटरस्टिशियल टिश्यू, यानी कि ये बॉडी पार्ट में चला जाएगा बाइकार्बोनेट, एंड H पॉजिटिव जो है ट्यूबवेल में रह जाएगा। When anhydrous inhibitor enzyme are given acetazolamide, like acetazolamide, it inhibit carbonic anhydrous enzyme, tubular cells and luminar membrane. तो नॉर्मली पीसीटी में एंजाइम जो है रिएप्टेक करता है बाइकार्बोनेट को, लेकिन ड्रग्स देने के बाद क्या चेंजेस आता है? वन एनहाइड्रस इनहिबिटर एंजाइम, जैसे कि मोस्ट कॉमनली एसिटाजोलामाइड यूज़ करता है, तो ये एसिटाजोलामाइड ड्रग्स देने के बाद ये कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, यानी कि ब्लॉक कर देगा एनहाइड्रस एंजाइम को। जब एनहाइड्रस एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट, फिल्ट्रेटेड बाइकार्बोनेट एंड सोडियम क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो स्प्लिट ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O भी नहीं बनेगा, और सेल के अंदर H पॉजिटिव आयन जो है कम होगा। H2O bicarbonate cannot split into carbon dioxide and H2O, that leads to decreased formation of H positive ion inside the cell। तो हमने लास्ट में क्या देखा? सेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट बनता है, और सेल के अंदर H पॉजिटिव रह जाता है, और बाइकार्बोनेट जो है बॉडी पे चला जाता है। तो जब एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम बनेगा, H पॉजिटिव भी सेल के अंदर क्या होगा? कम बनेगा inside the cell, and the sodium decrease sodium और हाइड्रोजन एक्सचेंज, लेस सोडियम reabsorption, increase sodium bicarbonate and water excretion in urine। देखो, जब वह एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो फिल्ट्रेटेड बाइकार्बोनेट एंड सोडियम को रिअब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी कि लुमेन में बाइकार्बोनेट एंड सोडियम रह जाएगा, और सोडियम को वाटर फॉलो करता है और वाटर इसलिए फॉलो करता है ऑस्मोसिस के वजह से। जब ये सोडियम रिनल ट्यूबवेल में ज़्यादा होता है तब वाटर भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बॉडी से, और ये होता है यानी कि नॉर्मल बैलेंस। ड्रग्स क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो यूरिन आउटपुट कम हो रहा था उसको बैलेंस करने के लिए। H2CO3 कैनॉट स्प्लिट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और लास्ट में क्या होता है? इंक्रीज सोडियम एंड बाइकार्बोनेट वाटर एक्सक्रीशन इन यूरिन। एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होगा? इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन। यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है इंक्रीज होगा क्योंकि सोडियम की वजह से हो रहा है। सोडियम जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ वाटर भी होता है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन भी कम होता है, यानी कि ट्यूबवेल में बाइकार्बोनेट भी होगा एंड सोडियम भी होगा, तो इसलिए यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है। तो एग्जांपल के लिए ड्रग्स है एसिटाजोलामाइड मोस्ट कॉमन, मिथाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, और डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड ग्लोकोमा में ऐसे आई ड्रॉप्स यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थेराप्यूटिक यूजेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग्स के थेराप्यूटिक यूजेस। देखो अभी हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का, इसमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कुछ पॉइंट ऐड किया यहाँ पर, जो हाईलाइटेड किया हुआ है, सिर्फ इतना ही याद रखना। तो थेराप्यूटिक यूजेस मतलब कि और किस किस बीमारी के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यानी कि एसीटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड, टॉर्जोलामाइड, प्रिंजोलामाइड यूज़ किया जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस, ग्लोकोमा डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। ग्लोकोमा एक आई डिजीज है, इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग्स यूज़ किया जाता है डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कम करने के लिए। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस का मतलब है ब्लड में बाइकार्बोनेट की अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी दिया जाता है। प्रोमोट बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन, हेल्प करेक्ट एल्कोलिसिस। माउंटेन सिकनेस एल्टीट्यूड, अगर कोई इंडिविजुअल ऊंचाई पर जाता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है और बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता, उस कंडीशन में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग्स दिया जाता है। एपिलेप्सी में भी यूज़ किया जाता है। यूरिनरी अल्कालाइजेशन, यूरिन जब ज़्यादा अल्काइन हो जाता है उस कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग्स एक वीक डायरेटिक्स है, लेकिन क्यों है वीक डायरेटिक्स? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आर वीक डायरेटिक्स बिकॉज दे एक्ट ऑन द पीसीटी। इसलिए है क्योंकि देखो जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की पीसीटी साइट में सोडियम, ये पीसीटी साइट में सोडियम रिअब्जॉर्प्शन कम होता है, लेकिन डीसीटी जो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल है नेफ्रॉन के, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल में सोडियम जो है, सोडियम जो है रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग्स पीसीटी में एक्ट करता है, तो इसलिए इसको वीक डायरेटिक्स माना जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आर वीक डायरेटिक्स बिकॉज दे एक्ट ऑन द पीसीटी व्हाइल ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड। द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग सोडियम एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो डिस्टल पार्ट में ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। देखो हमने क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स देखा था कि CoLTPA, सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ओ से ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ड्रग्स दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर of the filtrate in the renal tubule, preventing reabsorption of water and thus increasing urinary output। ये ड्रग्स जो है ऑस्मोटिक रिनल ट्यूबल में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कराता है। तो सेकंड वन इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स एक्ट करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेल लूप पे। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था वो पीसीटी में एक्ट करता था, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स डिसेंडिंग लिम्ब पे एक्ट करता है और इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिनल ट्यूबल में जो फ्लूइड होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कराता है। तो इस क्लासिफिकेशन में जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज़ किया जाता है मैनिटोल। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिटोल भी इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फिल्ट्रेट इन द रिनल ट्यूबल, प्रिवेंटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड दस इंक्रीजिंग यूरिनरी आउटपुट। और ये प्रिवेंट करता है वाटर को एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन में प्रिवेंशन करता है एंड दस इंक्रीजिंग यूरिनरी आउटपुट, और ऐसे यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज करता है। इट्स साइट ऑफ एक्शन इज पीसीटी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेल लूप। पीसीटी में जो डिसेंडिंग, ये पीसीटी की साइट है, पीसीटी में जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेल लूप है इसमें एक्ट करता है। सिर्फ इतना ही याद रख लेना कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेल लूप पे इंक्रीज कराता है। देखो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स मेनली जब फॉर एग्जांपल लाइक ड्रग टॉक्सिसिटी, जब ड्रग टॉक्सिसिटी होता है किडनी में, जब एक्यूमुलेट हो जाता है ड्रग्स, तब उस ड्रग्स को निकलने के लिए ऑस्मोटिक डायरेटिक्स ड्रग्स यूज़ किया जाता है, ताकि जो यूरिन है यानी कि फ्लूइड है, फ्लूइड की प्रेशर बढ़ जाए और टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाए, एक्सरेट हो जाए। हाँ,
Its site of action is specific is descending limb of an animal. Example mannitol, most common isosorbide glycerin. ऑस्मोटिक डायरेक्टर्स में हमने एग्जांपल देखा mannitol जो है मोस्ट कॉमन है, आइसोसोर्बाइट एंड ग्लिसरीन। तो मैकेनिज्म में भी हम देखेंगे, मैकेनिज्म में कुछ नहीं है। सब मैनिटोल जो ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स में हमने देखा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मैनिटोल भी सेम वही काम करता है। ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स मैनिटोल इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड इन द पीसीटी एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनल लूप। पीसीटी की जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एनल लूप है, इसमें क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कराता है। प्रिवेंट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, यानी कि लुमेन स्पेस में वाटर ज़्यादा होता है और यूरिन के साथ वाटर भी निकल जाता है। एंड कॉज से एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और डाइल्यूट यूरिन यूरिन के साथ यानी कि यूरिन निकल जाता है। वाटर को रीअब्जॉर्प्शन, देखो जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा रीनल ट्यूबल से, जब रीनल ट्यूबल से वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तब क्या होगा, ट्यूबल के लुमेन स्पेस में वाटर ज़्यादा रह जाएगा, यानी कि यूरिन के आउटपुट ज़्यादा होगा, यूरिन ज़्यादा निकलेगा। थेरापेटिक यूजेस, थेरापेटिक यूजेस सेरेब्रल एडेमा। सेरेब्रल एडेमा थेरापेटिक यूजेस याद रखने के लिए फर्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था कार्बोनिक एनाहाइड्रेस इनहिबिटर, इसके साथ इसको साथ ऐसे रिलेट करो कि बाइकार्बोनेट, कौन कौन से डिजीज़ में बाइकार्बोनेट से रिलेटेड है, उसके थ्रू थेरापेटिक यूजेस याद रखो। और जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के थेरापेटिक यूजेस से ऐसे याद रखो कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स मेनली कब दिया जाता है, जब बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो फ्लूइड को एक्सरेट कराने के लिए दिया जाता है। सेरेब्रल एडेमा, जैसे देखो थेरापेटिक्स में हमने एक डिजीज़ देखा था कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, सेरेब्रल पार्ट में क्या होता है, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो सेरेब्रल एडेमा में ऑस्मोटिक डायरेटिक्स यूज़ किया जाता है डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए। एक्यूट ग्लूकोमा, ग्लूकोमा हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन के थेरापेटिक यूजेस में भी देखा। एक्यूट ग्लूकोमा डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, तो ग्लूकोमा में क्या होता है, आई में इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए दिया जाता है। एक्यूट रीनल फेलर, सडनली किडनी फेलर हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम होता है, तो यूरिन फ्लो को मेंटेन रखने के लिए भी दिया जाता है। ड्रग पॉइजनिंग, ड्रग पॉइजनिंग में दिया जाता है। प्रोमोट टॉक्सिन एक्सक्रीशन, जब ड्रग की टॉक्सिसिटी होता है तब ऑस्मोटिक डायरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए और ड्रग जो है एक्सक्रीट हो जाए किडनी से। मैनिटोल, मोस्ट कॉमनली जो है मैनिटोल, मैनिटोल के मैकेनिज्म है, मैनिटोल इज फ्रीली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस बट इज नॉट रीअब्जॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूबल। मैनिटोल जो है फ्रीली फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस पार्ट से मैनिटोल जो है फ्रीली फिल्ट्रेट हो जाता है, यानी कि इजीली क्रॉस कर जाता है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होते ट्यूबल से। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर विदिन द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड देयर बाय इंक्रीजिंग यूरिनरी आउटपुट। तो इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है ट्यूबल में एंड देयर बाय इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, और ऐसे यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। तो एडवर्स इफेक्ट में क्या देखेंगे, जब फ्लूइड बॉडी से निकल जाता है तो बॉडी क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो ये ड्रग्स लेने से क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है। जब यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो वह इलेक्ट्रोलाइट भी यूरिन के साथ निकल जाएगा, तो इससे क्या होगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा। पल्मोनरी एडेमा स्पेशली इन द पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन। पल्मोनरी एडेमा यानी कि लंग्स में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, स्पेशली पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन। पल्मोनरी एडेमिक पेशेंट में अगर पहले से ही हार्ट कंडीशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये एडवर्स इफेक्ट होता है, पल्मोनरी एडेमा होता है। हाइपोटेंशन,
तो मैं स्टार्टिंग में भी बोली थी कि जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स है, थायराइड डायरेटिक्स है, ये क्या हाइपरटेंशन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट देखो, जब बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड निकल जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हाइपोटेंशन होता है, हेडेक होता है, नोसिया होता है। लूप डायरेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ड्रग्स है फ्यूरोसमाइड, जो कि एग्जाम में आता है। ड्रग्स दैट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनेल कॉजिंग पावरफुल डायरेसिस। लूप डायरेटिक्स ड्रग क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, कॉजिंग पावरफुल डायरेटिक्स। जिससे क्या होगा, ये लूप डायरेटिक्स जो है एक पावरफुल डायरेसिस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड। देखो लूप डायरेटिक्स जो है एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल, ये एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल जो है थोड़ा सा थिक होता है एज कम्पेयर टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप, इसमें एक्ट करता है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप पे लूप डायरेटिक्स एक्ट करता है, ये ट्रांसपोर्टर पे मेनली एक्ट करता है सोडियम पोटेशियम टू Cl पे। ड्रग्स दैट इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड को इनहिबिट करता है, रीअब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनल कॉजिंग पावरफुल डायरेटिक्स। इस साइड ऑफ एक्शन इज थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनल। फ्यूरोसमाइड मोस्ट यूज, टॉर्समाइड, इसमें जो ड्रग्स आता है लूप डायरेटिक्स में फ्यूरोसमाइड, टॉर्समाइड, बुमेटोनाइड ड्रग्स होता है। तो ये लूप डायरेटिक्स कैसे काम करता है नेफ्रॉन में, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप पे कैसे काम करता है। इट एक्ट्स ऑन द एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनल लूप वेयर दे इनहिबिट सोडियम पोटेशियम टू Cl को ट्रांसपोर्टर। ये को ट्रांसपोर्टर देखो लूप डायरेटिक्स सोडियम पोटेशियम टू Cl जो को ट्रांसपोर्टर है, इसमें क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। ये को ट्रांसपोर्टर क्या काम करता है, सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को बॉडी में एब्जॉर्प्शन करने के काम करता है। जब इसको इनहिबिट कर देगा तो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि रीनल ट्यूबुल में ही सोडियम पोटेशियम क्लोराइड रह जाएगा। जब सोडियम रीनल ट्यूबुल में होता है तो वाटर भी सोडियम को फॉलो करता है, यानी कि लुमेन स्पेस में क्या होगा, वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा। It acts on the ascending limb of Henle loop where they inhibit sodium potassium to Cl co-transporter। देखो यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन देखेंगे और 2-3 क्लासिफिकेशन बाकी है। ये क्लासिफिकेशन के सिर्फ साइट याद रखना कि कौन कौन से साइट पर एक्ट कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, सिर्फ इतना ही जान लेना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है इतना। एग्ज़ाम के दिन सिर्फ ये डायग्राम देख लेना और एक बार रीडिंग कर लेना पूरा। This causes increased exudation of sodium, potassium, chloride, calcium, magnesium, and since water follows sodium, a large volume of urine is produced. This causes exudation, सेम प्रोसेस है। देखो जो जब सोडियम रीनल ट्यूबुल में ज़्यादा होते हैं तब वाटर भी सोडियम को फॉलो करता है, तब क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस कॉजेस इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सिंस water follows sodium a large volume of urine is produced. Because of this strong effect they are called high ceiling diuretics. लूप डायरेटिक्स को हाई सीलिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्गली इफेक्ट देता है। ये ड्रग्स जो है यूरिन आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज करता है, स्ट्रॉन्गली काम करता है, तो इसके लिए ये हाइपर टेंशन में भी यूज़ किया जाता है। एज ए रिज़ल्ट रिपीट एंड पावरफुल रिडक्शन इन द एडेमा एंड फ्लूइड ओवरलोड। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, रिपीट एंड पावरफुल रिडक्शन इन एडेमा यानी कि जो फ्लूइड बॉडी में जमा हो जाता है तो ये फ्लूइड को एग्जिट करा देते हैं ब्लड से, एक्सेसिव फ्लूइड को, एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। तो फोर्थ है थायराइड डायरेटिक्स। थायराइड डायरेटिक्स जो है DCT में एक्ट करता है। ड्रग्स दैट एक्ट ऑन DCT टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर। एक्सेस सॉल्ट यानी कि थोड़ी देर पहले
में बोली थी कि जो पीसीटी में जो ड्रग्स एक्ट करता है इसको वीक डायरेटिक्स ड्रग्स माना जाता है, जो डीसीटी में एक्ट करता है इसको स्ट्रॉन्ग डायरेटिक्स ड्रग्स माना जाएगा, क्योंकि डीसीटी में सोडियम ज़्यादा रिअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में 2 ट्रांसपोर्टर होता है, एक एसेंडिंग लिम्फोफेनल लूप पे सोडियम पोटेशियम टू सील ट्रांसपोर्टर होता है, और थायराइड एंड जो डीसीटी है, डीसीटी में सोडियम या फिर क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है। तो थायराइड डायरेटिक्स ड्रग्स जो है एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर को रिमूव करता है डीसीटी से। थायराइड डायरेटिक्स कैसे काम करेगा डीसीटी में? थायराइड डायरेटिक्स एक्ट ऑन अर्ली डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। जब ये डीसीटी में जो सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर होता है, इस ट्रांसपोर्टर को जब ये थायराइड डायरेटिक्स ब्लॉक कर देगा तो ये सोडियम जो है रीनल ट्यूबुल के लुमेन स्पेस पे रह जाएगा, तो वाटर भी सोडियम को फॉलो करेगा और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इनहिबिट सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। जब को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाता है तब सोडियम एंड क्लोराइड को रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर जो है लुमेन स्पेस में रह जाता है, यानी कि यूरिन में सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रह जाएगा और वाटर को पुल करेगा ट्यूबुल की तरफ, क्योंकि सोडियम है। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड इट लीड्स टू डिक्रीज बीपी। तो ब्लड वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है क्योंकि बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा निकल रहा है, एंड इट लीड टू डिक्रीज बीपी, जिसके वजह से बीपी भी डिक्रीज हो जाता है। तो थायराइड डायरेटिक्स में यहाँ पर हम 3 ड्रग्स देखेंगे, हाइड्रोक्लोरोथायराइड, इंडिपेमाइड, मेटोलाजोन। देखो ड्रग्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्लासिफिकेशन की ड्रग याद रख लेना, क्योंकि जो फार्माकोलॉजी में एग्ज़ाम में जो आता है क्वेश्चन, डायरेक्ट मान लो ये एक थायराइड डायरेटिक्स है और इसमें जो है ड्रग्स है हाइड्रोक्लोरोथायराइड, इंडिपेमाइड, मेटालाजोन। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरोथायराइड की मैकेनिज्म लिखने के लिए बोला जाएगा, तो थायराइड डायरेटिक्स ड्रग्स के मैकेनिज्म लिख देना, इंडिपेमाइड, मेटालाजोन जो भी है। तो हर क्लासिफिकेशन की ड्रग्स याद रखना ज़रूरी है। एडवर्स इफेक्ट, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनाइट्रेमिया। थायराइड डायरेटिक्स ड्रग्स लेने से 3 चीज़ें इंक्रीज होता है। फर्स्ट वन इज लिपिड इंक्रीज होता है, ग्लूकोज इंक्रीज होता है, कैल्शियम इंक्रीज होता है, और डिक्रीज क्या क्या होता है, पोटेशियम डिक्रीज होता है एंड सोडियम डिक्रीज होता है। सोडियम डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रेमिया। थेराप्यूटिक यूजेस किस किस बीमारी के लिए और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है? हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन है, ऑस्मोटिक, थायराइड, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में। हाइपरटेंशन, माइल्ड एडेमा, एडेमा भी मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन में हमने देखा एडेमिक कंडीशन में दिया जाता है। ड्यू टू हार्ट, लिवर, किडनी डिजीज। हार्ट डिजीज़ में, लिवर डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में बॉडी में वाटर थोड़ा बहुत जमा हो जाता है, उस कंडीशन में भी दिया जाता है। एसिम्प्टोमेटिक कैल्शियम स्टोन्स, एसिम्प्टोमेटिक कैल्शियम स्टोन में भी दिया जाता है। प्रिवेंट किडनी स्टोन्स, डायबिटीज इंसिपिडस में दिया जाता है। हाइपरकैल्सीयूरिया में दिया जाता है। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, इसका मतलब ये है कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम यूरिन के साथ नहीं निकलेगा, सिर्फ वाटर यूरिन जो है, यूरिन के आउटपुट इंक्रीज होता है। दिस आर ड्रग्स डेट इंक्रीज यूरिन आउटपुट विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम लॉस नहीं होगा, ओनली यूरिन के आउटपुट इंक्रीज होगा। स्पाइरोनोलेक्टोन, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का ड्रग है स्पाइरोनोलेक्टोन, एमाइलोरेट, एप्लेरिनोन। मैकेनिज्म, तो पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स कैसे काम करता है? पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग का जो साइट ऑफ एक्शन है, कलेक्टिंग डक्ट, यह है कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट आता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में एल्डोस्टेरोन होता है, एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करता है, यानी कि एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करता है। ब्लॉक एल्डोस्टेरोन एट कलेक्टिंग डक्ट,
तो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करेगा, यानी कि एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करेगा। जब एल्डोस्टेरोन ब्लॉक होता है तब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसका मतलब है कि कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम रह जाता है, जिसके वजह से वाटर को अपनी तरफ पुल करता है। एंड पोटेशियम रिटेंशन, पोटेशियम जो है इंक्रीज होता है, पोटेशियम रह जाता है ट्यूबवेल पे, पोटेशियम लॉस नहीं होता, बॉडी पे रह जाता है। वाटर फॉलोज सोडियम, और वाटर जो है सोडियम को फॉलो करता है, जिसकी वजह से माइल्ड डायरेसिस होता है, यानी कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। तो एडीएच एंटागोनिस्ट, तो लास्ट क्लासिफिकेशन है एडीएच एंटागोनिस्ट, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट। दिस आर ड्रग्स दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन एट इट्स रिसेप्टर इन द किडनी। किडनी में जो हम नेफ्रॉन देखा, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में वैसोप्रेसिन होता है, ये वैसोप्रेसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ये देख सकते हो कि कलेक्टिंग डक्ट में ये वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन के रिसेप्टर को एडीएच एंटागोनिस्ट ड्रग क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। एडीएच एंटागोनिस्ट ड्रग्स जो हैं टोल्वाप्टेन, कोनिवाप्टेन इसका एग्जाम्पल है। दिस आर ड्रग्स दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन एट इट्स रिसेप्टर इन द किडनी। इट इंक्रीजेस फ्री वाटर एक्सक्रीशन विदाउट लॉसिंग इलेक्ट्रोलाइट। देखो हमने अभी देखा कि जो पोटेशियम स्पोरिंग डायरेटिक्स है, ये डायरेटिक्स पोटेशियम लॉस होने नहीं देता, सिर्फ वाटर को एक्सक्रीशन कराता है, सिर्फ वाटर को ही एक्सक्रीशन कराएगा। तो एडीएच एंटागोनिस्ट ठीक वैसे ही है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को लॉस होने नहीं देगा, ओनली वाटर को एक्सक्रीट कराएगा। इट इंक्रीजेस फ्री वाटर एक्सक्रीशन विदाउट लॉसिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका एग्जांपल है टोल्वाप्टेन एंड कोनिवाप्टेन। मैकेनिज्म, तो एडीएच एंटागोनिस्ट कैसे काम करता है, ब्लॉक B2 रिसेप्टर ऑन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, ये हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है, डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि वाटर कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा होते हैं। इंक्रीज फ्री वाटर एक्सक्रीशन विदाउट लॉसिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को लॉस किए बिना वाटर को एक्सक्रीट कराता है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट जो है, देखो जो डायरेटिक ड्रग्स है, डायरेटिक ड्रग से क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज कराने के लिए दिया जाता है। तो क्या होगा, बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड कंडीशन में चला जाता है, तो इसलिए ज़्यादा थर्स्ट यानी कि ज़्यादा प्यास लगता है। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये ड्रग्स देने से क्या क्या नुकसान होता है, थर्स्ट होता है मोस्ट कॉमन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होगा, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। हाइपर नेट्रीमिया, टू मच सोडियम इफ़ वाटर लॉस इज एक्सेसिव, अगर ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट हो रहा है, यानी कि बार बार यूरिनेशन, यानी कि ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, तो सोडियम भी ज़्यादा निकलेगा। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है। लिवर टॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी होता है, यानी कि लिवर में ड्रग्स जमा हो जाता है। प्रॉलॉन्ग टाइम टोल्वाप्टेन यूज, अगर टोल्वाप्टेन ड्रग्स, यहाँ पर हमने दो ड्रग्स से देखा, टोल्वाप्टेन एंड कोनिवाप्टेन। टोल्वाप्टेन ड्रग्स अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया जाता है तो लिवर टॉक्सिसिटी होता है। तो थेरापेटिक यूजेस में क्या होता है, मतलब और किस किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है। सिरहोसिस विद एसाइटिस हेल्प रिमूव एक्सेस वाटर, सिरहोसिस एसाइटिस में क्या होता है, वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है इस डिजीज में, इसलिए दिया जाता है ताकि एक्सेस वाटर रिमूव हो जाए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, टोल्वाप्टेन स्लोस सिस्ट ग्रोथ, टोल्वाप्टेन ड्रग्स देने से क्या होता है, सिस्ट जो है सिस्ट जो फॉर्मेशन होता है, ये सिस्ट की ग्रोथ धीरे धीरे होता है। तो सिस्ट की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए दिया जाता है, ताकि ग्रोथ हो, यानी कि डिवीज़न फास्टली ना हो, इसलिए टोल्वाप्टेन ड्रग्स दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर 6 क्लासिफिकेशन ही देखा। फर्स्ट वन इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एंड सेकेंड वन इज ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, एंड थर्ड वन इज लूप डायरेटिक्स, एंड फोर्थ वन क्या थायजाइड डायरेटिक्स है, एंड फिफ्थ वन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, एंड सिक्स्थ वन एडीएच एंटागोनिस्ट। सिर्फ ये ट्रिक्स याद रखना, को एलटीपी है। तो फर्स्ट वन इज, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।
जो फर्स्ट ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये ड्रग पीसीटी में एक्ट करता है। ये नेफ्रॉन के डायग्राम में ये किडनी के अंदर होता है, तो नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होकर यूरिन बनता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने जो देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये इन ड्रग्स पीसीटी में एक्ट करेगा। पीसीटी में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ये एंजाइम फिल्ट्रेटेड बाइकार्बोनेटेड सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो एंजाइम मेनली क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करने के काम करता है। तब जब बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन करता है तब क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली पीसीटी के सेल के अंदर चला जाता है, और सेल के अंदर H2O भी होता है। तो जब सेल के अंदर चला जाता है तब H2O के साथ रिएक्शन करता है और बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन करता है, और ये बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव एंड HCO3 में। ये H पॉजिटिव ट्यूबुलर सेल के अंदर रह जाता है, यानी कि ट्यूबुल में रह जाता है, एंड बाइकार्बोनेट जो है बॉडी में चला जाता है। लेकिन ये ड्रग्स देने से क्या होगा, एंजाइम जो है एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, यानी कि बाइकार्बोनेट सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तब सेल के अंदर H पॉजिटिव भी कम बनेगा, और सोडियम एंड बाइकार्बोनेट जो है रिनल ट्यूबुल में, यानी कि लूमेन जो एक होलो स्पेस होता है ट्यूबुलर के, इस लूमेन के अंदर ही बाइकार्बोनेट सोडियम रह जाता है, जिसके वजह से जिसके वजह से क्या करेगा, सोडियम ज़्यादा रह जाएगा, और सोडियम को वाटर फॉलो करता है ऑस्मोसिस के वजह से। एंड पीसीटी की जो ट्यूबुल है, ट्यूबुल में वाटर के अमाउंट ज़्यादा होते हैं, तब क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो सेकंड हमने जो ड्रग्स देखा ऑस्मोटिक डायोटिक्स। ऑस्मोटिक डायोटिक्स में मोस्ट कॉमनली ड्रग्स जो है मेनेटोल है। मेनेटोल भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। ऑस्मोटिक डायोटिक्स ड्रग्स में एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है फ्यूरोसोमाइड। फ्यूरोसोमाइड जो है एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्यूरोसोमाइड, ये देखो, ये लूप डायोटिक्स का ड्रग है फ्यूरोसोमाइड। फ्यूरोसोमाइड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्यूरोसोमाइड का ब्रांड नाम है लेजिक्स। फ्यूरोसोमाइड, टोरासोमाइड, बुमेटोनेट। एग्ज़ाम की एक फेवरेट क्वेश्चन है फ्यूरोसोमाइड। ये फ्यूरोसोमाइड के यूजेस आता है, एडवर्स इफेक्ट भी आता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आता है। तो मैकेनिज्म कौन सा लिख देना, जो हम ऑस्मोटिक डायोटिक्स, जो हम लूप डायोटिक्स की मैकेनिज्म हमने देखा, तो वही मैकेनिज्म लिख देना। सिर्फ फ्यूरोसोमाइड की यूजेस जो है, यूजेस यहाँ पर हम देखेंगे। एडेमा, एडेमिक कंडीशन में दिया जाता है। एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, यानी कि बॉडी में जब वाटर एक्सेसिव हो जाता है तो वाटर को एक्सिट कराने के लिए दिया जाता है एडेमा, एक्यूट पल्मोनरी एडेमा। हाइपरटेंशन के लिए दिया जाता है, ये तो बहुत कॉमन है। एक्यूट रीनल फेलर, सडनली जो किडनी फेलर हो जाता है उस कंडीशन में दिया जाता है हाइपरकेलेमिया, और हाइपरकेलेमिक कंडीशन में भी दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, मतलब फ्यूरोसोमाइड ड्रग्स देने से क्या क्या नुकसान होगा। ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि हियरिंग लॉस होगा। सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो फ्यूरोसोमाइड ड्रग्स देने से वाटर भी ज़्यादा निकलता है, यानी कि बार बार यूरिनेशन होता है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाता है। सीवियरली बॉडी पे डिहाइड्रेशन होता है। रिनल एम्पायरमेंट, यानी कि किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा। सल्फा एलर्जी, फ्यूरोसोमाइड में क्या होता है, ड्रग्स होता है सल्फोनेमाइड, तो सल्फोनेमाइड से डिराइवेटिव किया जाता है फ्यूरोसोमाइड को, इसलिए सल्फा एलर्जी भी कॉज होता है, रैशेस आता है स्किन पे। और ऑटोटॉक्सिसिटी जो है, फ्यूरोसोमाइड ड्रग्स देने से ऑटोटॉक्सिसिटी होता है। मेनली ऑटोटॉक्सिसिटी कब होता है, जब आईवी से फ्यूरोसोमाइड ड्रग्स दिया जाता है, और फ्यूरोसोमाइड के साथ एमाइनो ग्लाइकोसाइड ड्रग्स कंबाइन करके दिया जाता है, तब भी क्या ये एडवर्स इफेक्ट दिखाई देता है, ऑटोटॉक्सिसिटी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये यूरिन आउटपुट इंक्रीज कराता है। रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, बॉडी में जो एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेट होता है इसको एक्सरेट कराता है। डिक्रीज स्वेलिंग, और स्वेलिंग जब बॉडी से वाटर रिमूव हो जाएगा तो स्वेलिंग भी कम हो जाएगा। लोअर ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की कंडीशन में दिया जाता है,
तब ये क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी कम करेगा। रिलीव्स ब्रीथलेसनेस इन पल्मोनरी एडेमा, पल्मोनरी एडेमिक कंडीशन में भी दिया जाता है। तो पल्मोनरी एडेमिक कंडीशन में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आता है, तो ये ड्रग्स देने से क्या होगा, ब्रीथलेसनेस में रिलीफ्स मिलेगा। तो सेकेंड ड्रग्स जो है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का मैकेनिज्म क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रीनल ट्यूबल में इंक्रीज कराता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट कॉमनली ड्रग्स देखा हमने, मैंडेटोल, एंड थर्ड वन इज लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स में फ्यूरिसमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका ब्रांड नेम है लेजिक्स। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेजिक्स का मैकेनिज्म, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताओ। लूप डायरेटिक्स एंड लूप डायरेटिक्स क्या कैसे काम करता है। लूप डायरेटिक्स जो है असेंडिंग लिम्फोफेनल पे काम करता है। असेंडिंग लिम्फोफेनल जो है थोड़ा सा थिक होता है, इसमें एक को ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम पोटेशियम टू सेल, इसको इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि रीनल ट्यूबल में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड रह जाएगा और वाटर को पुल करेगा सोडियम, यानी कि लुमेन स्पेस में वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगा, फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाता है, और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। और थायराइड डायरेटिक्स जो है, थायराइड डायरेटिक्स डीसीटी में एक्ट करता है। डीसीटी में एक ट्रांसपोर्टर होता है सोडियम या फिर क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है। जब ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट होता है यानी कि ब्लॉक कर देता है, तब सोडियम लुमेन में रह जाता है, बॉडी पे नहीं होता। क्लोराइड की अमाउंट भी ज़्यादा होता है ट्यूबल पे, तब क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को ब्लॉक करता है, जिससे क्या होगा, पोटेशियम लेवल सेम ही होगा लेकिन वो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स नाम से ही याद रखना, स्पेयरिंग का मतलब जाता है, मतलब पोटेशियम स्पेयरिंग जो है कलेक्टिंग डक्ट पे रह जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ यूरिन आउटपुट ही इनकेस होगा। और एंटागोनिस्ट भी क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है। कलेक्टिंग डक्ट पे वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू।